दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, मैं तो कहूँगा लाखों लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं और उनके लिए सोसाइटीज़ एक्ट बना है, लेकिन बहुत सारी परेशानी अभी भी आती हैं जो हल नहीं हो पाती। तो अभी डिप्टी सीएम ने सोसाइटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट की बात कर दी है और हो सकता है अगले साल कोई अमेंडमेंट हो। तो यहाँ पर वकील ओपी शर्मा हैं, वकील सतेंद्र सिंह दुग्गल हैं और भी कई वकील हैं जो इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सेक्टर 12 में लाइव दिखा रहे हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं। जितने भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं ज़रूर वीडियो देखें और समझें कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के हक में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं और सरकार से कुछ न कुछ इनकी मांग है। बाकी की जानकारी ओपी शर्मा से और तमाम वकीलों से हासिल करेंगे। सर नमस्कार। सर आज प्रेस वार्ता आपने की है, किस संबंध में प्रेस वार्ता और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हरियाणा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसमें बहुत खामियां हैं और अभी इनके मिनिस्टर चौटाला जी ने बयान दिया है कि हम इसमें अमेंडमेंट लाएंगे। तो जितना पता चल पाया है उससे ये पता चला है कि भाई ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ रजिस्ट्रार जो है, जो इनका गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसकी जगह HCS या IAS ऑफिसर, जहाँ बड़ी सोसाइटीज़ हैं जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, अम्बाला है, हिसार है, रोहतक वगैरह, तो वहाँ ये बड़े अफसर लाएंगे। तो ये तो एक वेलकम स्टेप है कि लाएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि IAS ऑफिसर कम से कम रजिस्ट्रार होना चाहिए। उसकी वजह है कि क्योंकि काफ़ी जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं, जुडिशल पावर्स और जुडिशल फंक्शंस भी इनके पास होते हैं। क्योंकि मसलन कोई सोसाइटी का डिस्प्यूट है, कोई गवाह पेश करना है, कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है, तो ये मंगा सकते हैं उसमें। तो इसके अलावा पावर्स बड़ी वाइड हैं। आपने देखा होगा एक एक सोसाइटी के करोड़ों करोड़ों और अरबों के स्टेक्स हैं। मसलन जितने भी बड़े स्कूल हैं, सोसाइटीज़ रन कर रही हैं इन्हें। 7 आदमी, उनमें से मैं चाहता हूँ 7 में से 4 तोड़ के अपने घुसा दूँ, रजिस्ट्रार उस पर ठप्पा लगा दे, मैं सारे उसका मालिक बन जाऊँगा। तो ऐसे कई डिस्प्यूट्स नोटिस में आए हैं। इसके अलावा मैं मान लो सिविल कोर्ट में जाता हूँ, केस डालने जाता हूँ, तो सिविल कोर्ट में बार है इसमें सोसाइटीज़ एक्ट में। उन्होंने कहा कि नहीं, सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। तो रजिस्ट्रार आएगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा कि जी आपका तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहीं केस ख़त्म। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है ये कि एक तो वो उस क्लॉज को ही अड़ाते हैं जिसमें सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कन्वे किया है, फिर दूसरे ये ऑफिसर्स अपॉइंट करें, फिर प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से मतलब ये होगा, जैसे जितनी कोई कंप्लेंट जाती है तो बुलाते हैं, ये होता है। तो उसके लिए क्या है कि ये लोगों को मतलब फैक्चुअल पोजीशन में इसमें 1-2 लीगल अपने साथ एसोसिएट करें, या तो कोई इनके लीगल वो होने चाहिए, जैसे एडीज हैं, यहाँ पर हैं, कोर्ट्स में हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हैं, उनकी एसोसिएशन हो जब जुडिशल मैटर डिसाइड करें। तो इस किस्म के बहुत से अमेंडमेंट्स ये सोच रहे हैं। दूसरे जैसे सोसाइटीज़ नहर पार हैं, सोसाइटीज़ ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं बिल्डर्स ने, तो वहाँ RW हैं, वो यहाँ रजिस्टर होते हैं और उनका बजट भी करोड़ों का होता है। बहुत सी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ का करोड़ों का बजट है। 4 आदमी उसमें घुस जाते हैं, वो सोसाइटी बना लेते हैं, बाकी हज़ारों फ्लैट ओवर्स उनके मातहत हो जाते हैं, उन्हें देना पड़ता है। किसी की बिजली काटते हैं, किसी का कुछ काटते हैं। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप देखते हैं कि नए IAS ऑफिसर को वहाँ अपॉइंट करने से इतना हो जाएगा जैसे एक SDM या तहसीलदार और DC। तो IAS ऑफिसर्स हालांकि हैं गवर्नमेंट के मातहत, लेकिन वो इतने दबाव में नहीं आते हैं जितने तहसीलदार या पटवारी को जितनी जल्दी दबाव में आप ला सकते हैं। तो ये बहुत से अमेंडमेंट्स हैं जिसके लिए हमने सोचा है। हमने दुग्गल साहब विंग कमांडर हैं, रिटायर्ड, इन्हें फौजी आदमी हैं। फौजी आदमी हम सिविलियन से थोड़े से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन रहते हैं, उनका डिसिप्लिन भी स्ट्रिक्ट होता है, ऑनेस्टी में भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, सिंसियरली काम करते हैं। तो इन चीज़ों को कंपाइल करके कि क्या क्या अमेंडमेंट में इसमें होने चाहिए, एक सरकार को लिख के भेजेंगे कि भाई ये कंसीडर करो आप, ये अमेंडमेंट्स इसमें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये अमेंडमेंट के लिए भी जल्दी लिख के भेजेंगे। चलो ठीक है। तो दुग्गल साहब कुछ बताएंगे, जो अभी नहर पार में जो सोसाइटीज़ हैं, कुछ समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप उठाते रहते हैं, और कुछ समस्याएं
उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो जो सोसाइटीज़ एक्ट में है, जो अमेंडमेंट होगा आगे, तो हो सकता है उन समस्याओं का समाधान भी हो जाए। तो आप भी बता दीजिए। पर्पस तो यही है। एक्चुअली क्या है, पर्पज यही था कि भी जो सरकार जो अमेंडमेंट लाना चाह रही है, उसमें जो सिविलियन हैं या जो लाभार्थी हैं उनकी राय ज़रूर ली जाए। क्योंकि हो क्या रहा है कि कुछ लोग जो सोसाइटी बनाते हैं वो या तो उन्होंने ये समझ लो अपने वेलफेयर के लिए बना ली है वो सोसाइटी, और जो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो उनकी कठपुतली बन के रह जाते हैं। उनको जो सुविधाएं मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाती, और यहाँ तक कि मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको वो जैसे तैसे अपना कंट्रोल उस पर बनाए रखना चाहते हैं, मनमर्जी थोप कर जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, जिन्होंने अपनी एक एक पाइप जोड़ के फ्लैट खरीदे हैं, उन लोगों को वो अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है सोसाइटीज़ में उन लोगों के खिलाफ, तो उनके साथ कई बार देखने को आया है, कई बार उनके साथ घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। तो इस संदर्भ में हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो चौटाला साहब ने अभी अपनी वो राय दी है, वो जल्दी से जल्दी इसमें बदलाव करें और ये सरकार बिल लेके आए, और उसमें जो आम जो जन है जिनके हित के लिए ये लाया जा रहा है उनकी तरफ और उन लोगों से इसकी जानकारी ली जाए कि उनकी असल समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है। अगर वो सब चीज़ें आएंगी और सिविल कोर्ट को उसमें पावर मिल जाएंगी, तो जो बिल्डर हैं सोसाइटी एक्ट के तहत उन पे भी लगाम कसी जा सकेगी, और जो अफसर हैं उनको भी ये डर रहेगा कि भी वो दबाव में आके कोई ऐसा फैसला ना लें जिससे सिविल कोर्ट में उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो बताइए सर, आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दी सर ने, कह रहे हैं जी हाँ, जो भी समस्याएं हैं आप उसकी लिस्ट बनाइए और आगे भेज दीजिए। एक्चुअली जितने भी एडवोकेट्स यहाँ बैठे हैं, गौरव जी हैं, संदीप पाराशर जी हैं, ऑफकोर्स ओपी शर्मा जी की तो लीडरशिप में हैं, कृपा राम जी हैं, हमारे अविनाश जी हैं, काफ़ी दिनों से ये मंत्रणा होती रहती थी। जैसे लंच टाइम में कभी चाय के ऊपर ये मंत्रणा होती रहती थी कि ये जो सोसाइटीज़ को रेगुलेट करने वाला एक्ट है ये कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट सा हो जाता है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है कहीं जाके। तो ये जो कल बयान आया है चौटाला साहब का और उन्होंने विधानसभा में जो बोला है, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। और जैसा सर ने बोला, वकील साहब ने बोला कि सबसे इनवाइट करना चाहिए, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही इनको सजेस्ट ना करें। और सोसाइटी, इनके पास इतनी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, सबके पास नोटिस भेजें। एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं, मंदिरों की सोसाइटीज़ हैं, सीनियर सिटीजन्स क्लब हैं जो सोसाइटी में रजिस्टर हो चुके हैं, RWs और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस तो है ही हैं, और हर साल सैकड़ों, फरीदाबाद में सैकड़ों सोसाइटी ऐड हो रही हैं। उनके पास में पब्लिक नोटिस के थ्रू सजेशंस इनवाइट किए जाए। जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं HRRS एक्ट, एक शॉर्ट फॉर्म होता है HRRS एक्ट, हम इसको हरास एक्ट कहा करते थे, और HRRS एक्ट को मैनेज करने वाला रजिस्ट्रार है, तो हम उसे हरासर कहा करते थे। तो वो जो कंसेप्ट, वो जो लोगों में धारणा आई है, उससे उभरना पड़ेगा। अविनाश जी भी कुछ बताएंगे, काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं जी, और ये काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ के लिए भी जैसे बताया था कि पहले सोसाइटी जो है एजुकेशन सोसाइटी हुआ करती थी ज़्यादातर, और ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए लोग सोसाइटी रजिस्टर करते थे। लेकिन सोसाइटी एक्ट का रोल अब इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसे बिल्डर जो फ्लैट बना रहे हैं और उस फ्लैट बनाने के बाद उसकी ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें हैंड ओवर करना होता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक उनके साथ बिल्डर नहीं रह सकते। तो उसे बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि वहाँ की जो मेंबर्स हैं, जो ऑनर है, फ्लैट ऑनर, वो एक RWA इनकॉर्पोरेट करते हैं, और RWA को वो पूरा का पूरा जो बिल्डर्स ने फ्लैट ऑनर से मेंटेनेंस के नाम से FD ली हुई थी, ये मेंटेनेंस के रिगार्डिंग FDs हैं, और जो एक्सपेंसेस हुए उनका पूरा लेखा जोखा उस RWA को हैंड ओवर कर देते हैं, और RWA उस पूरी की पूरी जो सोसाइटी है या वो जो फ्लैट्स हैं उनकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी RWA के पास आ जाती है। अब RWA के जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्निंग बॉडी वो डिसाइड करती है कि इसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए वो मेंटेनेंस लाते हैं कि मेंटेनेंस कितनी होगी जिससे कि हम उस पूरी सोसाइटी को एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। सबसे बड़ा डिस्प्यूट यहीं से अराइज हो जाता है। डिस्प्यूट ये होता है कि कुछ लोग
गवर्निंग बॉडी ही डिसाइड कर लेती है कि हमें एक्सपेंसेस कितना रखना है। और एक हमारे वकील साथी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज किया था अभी कि गवर्निंग बॉडी ये डिसाइड करती है कि मेंबर कौन होगा उसका। कुछ केसेस में अभी जैसे हम लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि कुछ केसेस में बिल्डर डिफॉल्टर हो गए हैं, कन्वेंस डीड रजिस्टर हो नहीं पा रही है, पोजीशन तो है लोगों के पास लेकिन क्या है वो कन्वेंस डीड नहीं है, कंप्लीशन कन्वेंस भी नहीं है, कन्वेंस भी नहीं है सर। और उस केसेस में अगर आपको वहाँ पर मेंबर बनना है तो मेंबर के लिए कन्वेंस डीड आपके फेवर में होना ज़रूरी है। और कन्वेंस डीड अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप उसके मेंबर नहीं हैं। अब आप उस फ्लैट में रहते हैं और पोजीशन भी आपके पास है, और उस केसेस के अंदर अगर आप उस सोसाइटी के मेंबर हैं और डिसीजन में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। दूसरा, कुछ गवर्निंग बॉडीज़ के बाईलॉज ये कहते हैं कि हम मेंटेनेंस हम डिसाइड करेंगे मेंटेनेंस कितनी होगी, और वो मेंटेनेंस का आप स्क्वायर फुट का कैलकुलेशन करेंगे वो 20-25 लाख रुपए साल का बैठ जाएगा। और वो इम्पैक्ट हर किसी के जो मेंबर्स हैं, जो फ्लैट ओनर है, एक एक महीने में वो इंक्रीज जो है 4 से 5 हज़ार रुपये महीना हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा अमाउंट जो अगर मेंटेनेंस का इंक्रीज हो जाएगा और जिसके अंदर वो लोग डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सके, सिर्फ 7 लोगों ने मिलकर ये डिसीजन ले लिया कि मेंटेनेंस कितना होगा, और लेकिन इम्पैक्ट वो जितने 700-800 ओनर थे उसका इम्पैक्ट उन सब पे पड़ा। तो इस सोसाइटी के एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न होना चाहिए कि जो मेन डिसीजन है जिसका इम्पैक्ट ऑल ओवर सोसाइटी मेंबर्स पे पड़ रहा है उसके अंदर उनका प्रॉपर पार्टिसिपेट होना चाहिए। और इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन में अमेंडमेंट की जानी है कि कुछ चीज़ों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना बाई लॉज को उनके अंदर इनकॉर्पोरेट ना किया जाए, स्पेशल रेजोल्यूशन का पार्ट बनाया जाए ताकि गवर्निंग बॉडी की जगह जनरल बॉडी की मीटिंग में उसे पास कराया जाए। वकील साहब, आप भी कुछ कहेंगे? तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, जो निष्कर्ष ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और उनको रन करने के लिए RWA होती है और उनको उनकी देखरेख करने के लिए रजिस्ट्रार होते हैं, और कई बार रजिस्ट्रार को मैनेज करके जनता का खून चूसा जाता है और जो पैसे आते हैं भ्रष्टाचार कर लिया जाता है। अभी अगर IAS या HPS ऑफिसर अपॉइंट होकर रजिस्ट्रार बनाया जाएगा तो प्रेशर में नहीं आएगा और जनता का खून नहीं चूसा जाएगा और जनता परेशान नहीं होगी। यही निष्कर्ष था मेरे ख्याल से आप लोगों का। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, सिविल कोर्ट को सिविल कोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन बार किया हुआ है वो रेस्टोर किया जाए, उसको प्रोविज़न को ही हटा दें कि सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। और उनका कुछ बता रहे थे, क्या कह रहे थे उसका? कुछ बोलेंगे सर? हाँ, बताइए सर। बहुत इम्पोर्टेंट इशू। बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके जो सोसाइटी के डायरेक्टर्स हैं वो डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, जैसे SRS या पीयूष, इनके ऑलमोस्ट सारे डायरेक्टर्स जेल में ही हैं। तो इन्होंने सोसाइटीज़ तो बना दी हैं, पोजेसन दे दी हैं वहाँ के रेजिडेंट्स को, पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन सोसाइटीज़ का आज तक इशू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से RWAs जो हैं उन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए नहीं मिल रही है। समहाउ RWAs जो हैं वो फॉर्म तो हो रही हैं वहाँ अपने आप मिलके जो रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़रूरतें हैं, जैसे जो आपकी स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी भी डेवलप हुई हैं जिनमें ये सारी फैसिलिटीज़ पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं करी गई हैं। जैसे सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्होंने सोसाइटीज़ तो डेवलप कर दी हैं पर उसके लिए सीवरेज का कोई भी सिस्टम हुड्डा से या गवर्नमेंट से कहीं भी कोई उसका लिंक नहीं है। उन्होंने पीछे सेप्टिक टैंक बनवा दिए जो कुछ एक टाइम तक चले और उसके बाद फिर वो फ्लॉप हो गए। इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, क्योंकि हाई राइजिंग सोसाइटीज़ हैं, इनमें लिफ्ट के बिना आदमी नहीं चल सकता है, तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कट आउट होगा तो उस दौरान जो ये जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसका जो अमाउंट ये चार्ज करते हैं, दैट इज़ थ्राइस द अमाउंट, 3 टाइम ज़्यादा जो सरकारी बिजली आप लोगों के पास आ रही है उससे ज़्यादा है। और वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बहाना लेते हैं कि जी ये डीजल से चल रहा है, जनरेटर है, इसकी मेंटेनेंस है, फलाना है, डिगड़ा है। तो जनरेटर तो वो एक ही है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 1 टावर या 2 टावर सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ
8-8, 10-10 टावर हैं, उनसे सबसे एक पर्टिकुलर एनहांस्ड अमाउंट जो चार्ज हो रहा है उससे रिलेटेड डिस्प्यूट बहुत हैं। तो ये RWAs क्या करती हैं, एक तो कुछ एक जो सो कॉल्ड डोमिनेटिंग लोग होते हैं वो मिलकर एक अपनी सोसाइटी क्रिएट कर लिया RWA की, और उसके बेसिस पे जो बेचारे थोड़े से आप कहो कि कॉमन लोग, जो वर्किंग लोग हैं, जो बेचारे जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना उसमें टाइम दे दे, उनको सप्रेस करने के लिए उनके ऊपर एनहांस्ड अमाउंट जो है वो इम्पोज करती है, और जिसकी वजह से सिर्फ उन रेजिडेंट्स को परेशानी नहीं होती बल्कि जो एम्यूनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती हैं अच्छी तरह से। तो बेसिकली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं मिल पा रही है RWA को, उसके लिए कोई ना कोई ये जो अमेंडमेंट है इसमें ज़रूर प्रावधान होना चाहिए, जिसकी हम दुग्गल साहब से कहेंगे कि इसके बारे में भी थोड़ा सा उसमें मेंशन किया जाए। धन्यवाद। क्या दोस्तों, ये लाइव था प्रोग्राम और हमने जो परेशानी होती है अभी सोसाइटी वालों को बता दिया और क्या अमेंडमेंट चाहते हैं वो भी बता दिया। हाँ 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 बिल्कुल। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।